देखिए तमाम वालिदैन सब के सब अपने बच्चों को नंबर 1 देखना चाहते हैं। वालिदैन में से शायद ही कोई अगर ये कहे, ऐसा हो भी नहीं सकता कि कोई कहे कि जी हम अपने बच्चों को नंबर 1 देखना नहीं चाहते, तो फिर वालिदैन की इस ख्वाहिश के पूरा होने में रुकावट कहाँ आती है? अपनी इस ख्वाहिश की खातिर वालिदैन अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर स्कूल में डालते हैं। इसके खातिर वालिदैन अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे तालीमी सहूलियात फ़राहम करते हैं, बच्चों की ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं। मगर इसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि वालिदैन अक्सर हमारे पास, माहिरीन नफ्सियात के पास, स्कूल में आकर ये कह रहे होते हैं कि मेरे बच्चे के साथ जो मसाइल हैं मैं इसका क्या करूं, या अपने बच्चों की तालीम के हवाले से प्रॉब्लम्स के, लर्निंग के इशूज़ लेकर, तरबियत के इशूज़ लेकर हमारे पास आ रहे होते हैं। तो जब हम बच्चों की इस तरबियत के और तालीम के मसाइल का जायज़ा लेते हैं तो मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ कि वो मसले बच्चों के नहीं, वालिदैन के निकलते हैं। यानी वालिदैन के मसले होते हैं, उसके असरात बच्चों पर आ रहे होते हैं और बच्चे आईने की तरह उन तमाम मसलों को रिफ़्लेक्ट कर रहे होते हैं। और बज़ाहिर ये लग रहा होता है कि शायद ये बच्चे के साथ मसला है, और वालिदैन परेशान होकर फिर स्कूल के पास और माहिर नफ्सियात के पास, इन सब के पास दौड़ते भागते फिर रहे होते हैं। स्कूल में बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता तो उसको ट्यूटर लगा दिया जाता है, एक ट्यूटर नहीं कर पाता तो फिर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग ट्यूटर्स कर दिए जाते हैं। लेकिन कभी भी वालिदैन ये सोचने की और ये खोजने की कोशिश नहीं करते कि मसला दरअसल है कहाँ। देखिए जब कोई मदर कंसीव कर रही है तो वहाँ से लेकर, जिसको प्रेगनेंसी कह रहे हैं, -9 पैदाइश से कबल के जो 9 माह हैं, एक तो मरहला ये है। इसके बाद जो दूसरा मरहला है वो पैदाइश से लेकर 0 to 2.5 का 2.5 साल तक का टाइम है, ठीक है, जिसमें बच्चा अब घर के अंदर है। इससे पहले का जो है मरहला, उसमें सिर्फ माँ है और माँ के पास बच्चा है। माँ जो खा रही है वो बच्चे को लग रहा है, माँ जो सुन रही है वो बच्चा सुन रहा है, माँ जो कुछ फील कर रही है वो बच्चा फील कर रहा है। जो माँ को सुनाया जा रहा है, चाहे वो ताने हो या कोई अच्छी बात हो या बुरी बात हो, वो बच्चा सुन रहा है। माँ जो कुछ भी खाएगी वो बच्चे का जिस्म भी बना रही है, और माँ की सोचें बच्चे की सोचें और दिमाग बना रही हैं। पैदाइश तक माँ जिम्मेदार है। पैदाइश के बाद अब काम शुरू हो जाता है बाप का भी, बाकी रिश्तेदारों का भी, पूरी फैमिली का। तो ये 0 to 2.5 तक का जो काम है, अब इसमें सिर्फ ख़ानदान है, फैमिली है, बाप है, दादा दादी है, नाना नानी है, पुप्पी हैं, ये सब लोग हैं। वो बच्चे से जितनी गुफ्तगू कर रहे हैं तो बच्चे की लैंग्वेज डेवलप हो रही है। इसी तरीके से ये जो सारा का सारा, अब इतने सारे लोग इनकी ज़िम्मेदारी है और ये सारे के सारे अब स्टेक होल्डर्स हैं बच्चे की तरबियत के अंदर, इनको अपना रोल प्ले करना है। 2.5 से लेकर उसके बाद 7 ईयर्स तक बच्चा चला जाता है प्री स्कूल में, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड डेवलपमेंट जो कहलाती है। अब यहाँ पर जो किरदार है फिर वो उसमें कौन शामिल हो जाता है? अब टीचर शामिल हो जाती है, उसका प्री स्कूल आ जाता है। प्री स्कूल में दर्शाते हैं कि 1 साल में एक होम टीचर होती है, एक टीचर होती है। तो अब उस टीचर का रोल आ गया, क्लासरूम के एनवायरनमेंट का रोल आ गया, करिकुलम का रोल आ गया। टीचर ने जो बच्चे को कहानी सुनाई उसका किरदार आ गया, जो टीचर ने बच्चे को पोइम्स सुनाई हैं, नज़में सुनाई हैं, उसका किरदार आ गया। इसीलिए दुनिया भर में प्री स्कूल जो होते हैं इन पर बहुत जोर दिया जाता है। और उसके बाद जो अगला मरहला है, अब ये 6 से और 7 से लेकर 12 साल तक का जो मरहला है, इसके अंदर बच्चे का अपनी चाइल्डहुड का जो आखिरी फ़ेज़ है, अब इस बच्चे के अंदर मज़ीद बहुत सारे काम करने, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करनी है, उसमें क्रिएटिव थिंकिंग पैदा करनी है। जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी की एजुकेशन है, यहाँ पे बच्चे को फ़िज़िकल डेवलपमेंट करनी है, उसमें सोशल डेवलपमेंट करनी है, उसमें लॉज उसको सिखाने हैं। तो ये सारे काम फिर यहाँ पर होते हैं। तो ये टीन एज से पहले पहले का जो काम है, टीन एज से पहले पहले की जो उम्र है, -9 से शुरू करके 12 साल तक की, ये है बचपन, चाइल्डहुड। और अर्ली चाइल्डहुड, इब्तिदाई बचपन, और उसके बाद ये जो है हमारे पास 12 साल तक का जो बचपन है, इसके ऊपर मेहनत अगर हम कर लेते हैं माँ बाप, तो आप यकीन मानिए कि बच्चे जब बड़े होंगे तो ये अपना रास्ता खुद बनाएंगे, कामयाबी उनके कदम चूमेगी। हमें वालिदैन ने आके बात बताई है कि जनाब बच्चों को खांसी की दवा पिला के सुला दी जाती है, सुला दिया जाता है। मैं चाहती हूँ बच्चा सोता रहे, या अगर उठ जाए तो उसको बस कंप्यूटर मोबाइल थमा दें और बस बच्चा उस पर लगा रहे, टीवी के आगे बिठा दें। तो ये हम बच्चे को नहीं सुला रहे, हम अपने बच्चे की किस्मत, ख़ानदान की किस्मत और कौम की किस्मत को सुला रहे हैं। लिहाजा बचपन पे मेहनत, इसको समझना माँ बाप को, स्कूल को, असातिज़ा को, सबके लिए बहुत ज़रूरी है।
देखिए पहले ना हमारे जो जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर जो माँ बाप होते थे, जो बुज़ुर्ग होते, जो दादा दादी होते थे, जो नाना नानी होते थे, इस नए कपल को, इस नए जो एक ख़ानदान के सरबराह होते थे, इनको अभी से सिखाते थे कि किस तरह इनको बिहेव करना है। तो ये जो हमारे यहाँ तरबियत की साइंस थी, जो तरबियत का पूरा फ़न था, ये तरबियत हमारे बुज़ुर्ग जॉइंट फैमिली में कर दिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारी जॉइंट फैमिली का इंस्टीट्यूशन जो है वो कमज़ोर हो रहा है, फैमिली यूनिट सिकुड़ रहा है, छोटा हो रहा है, एक बाप और एक माँ ये एक जो है ना कुल ख़ानदान है और फिर उनके बच्चे हैं और वो अपने किसी छोटे फ्लैट में और छोटे घर में रह रहे हैं। ये जैसे जैसे होता जा रहा है, इसके नतीजे में वो जो हमारे यहाँ चलता हुआ आ रहा था तरबियत से मुतालिक चीज़ें, वो रुक रही हैं, वो आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही हैं। अब एक लड़की चाहे वो मास्टर्स करे या वो PhD करे, आप मुझे बताइए ना कि कहाँ पर किसी भी लड़की को कहीं पर कोई इजाफी चीज़, बच्चे, ख़ानदान, बच्चों की तरबियत, बच्चों की सेहत, बच्चे क्या होते हैं, कहीं पढ़ाया जा रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। एक नौजवान को चाहे वो जो भी पढ़े, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे फाइनेंस पढ़े, कुछ भी पढ़े, क्या उसको बताया जा रहा है कि आपने शादी के बाद किस तरीके से एक सरबराह घर के तौर पर आपने बिहेव करना है? तो ना तो बाप को और ना माँ को शादी से पहले कोई ये नहीं बता रहा कि भाई तुम्हारी शादी होने वाली है, सारी तैयारियां मुकम्मल है, मगर असल तैयारी तो मुकम्मल नहीं है। और असल तैयारी क्या है कि जनाब इस शादी के नतीजे के अंदर आपकी औलाद होगी इंशाअल्लाह, तो उस औलाद की किस तरह तरबियत करनी है। लिहाजा तरबियत आज की दुनिया में, आज तरबियत एक साइंस है, एक फ़न है, एक आर्ट है। और चूंकि ये अब ख़ानदान में जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा, तो अब इसको सीखना पड़ेगा। अगर किसी के यहाँ औलाद की पैदाइश हो गई तो क्या बच्चे की आमद के साथ ही उन पे फ़न तरबियत, बच्चों की तरबियत कैसे करें, क्या ये उन पे नाजिल हो गया? क्या ये उनके दिमागों में डाउनलोड हो गया खुद ब खुद? जी नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। तो इसमें सबसे पहली चीज़ हम समझते हैं वो ये है कि जिस वक्त कोई शादी तय की जाए तो उससे कबल नौजवानों को कपल काउंसलिंग और ट्रेनिंग की शदीद ज़रूरत है। और फिर इन दोनों बताया जाए कि शादी का असल मकसद क्या है। शादी का असल मकसद तो एक नए घराने की तामीर और सोसाइटी में अपना जो किरदार है नस्ल इंसानी के लिए, पूरे माशरे के लिए, वो है। तो आपने ये किरदार अदा करना है। और इस किरदार में क्या किरदार औरत का है यानी माँ का है और क्या किरदार बाप का है, मर्द का है, ये बताने की बहुत शदीद ज़रूरत है। इसकी तरबियत की ज़रूरत है, इसके लिए इंस्टीट्यूशंस बनाने की ज़रूरत है, इसके लिए कोर्सेज़ की ज़रूरत है। हमारे उलमा को इस सिलसिले में रहनुमाई देनी पड़ेगी। 85% शादियाँ गैलप सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक वालिदैन की रज़ामंदी से होती हैं। हमारे यहाँ तो लोग ख़ानदान के साथ, ख़ानदान के कहने पर, ख़ानदान के बैकग्राउंड के साथ और ख़ानदान की ही ख्वाहिश के मुताबिक शादियाँ करते हैं। इसके बावजूद भी तलाक़ की शरह जिस तेज़ी से बढ़ रही है, इससे लगता है कि हम तो इसमें मगरिब को भी पीछे छोड़ देंगे। इसकी वजह क्या है कि हम ख़ानदान को, हम शादी को, हम शौहर और बीवी के ताल्लुक़ को उसके सही तनाजुर में नहीं देख रहे। और इससे आगे बढ़कर जब हम ये नहीं सही से देख पा रहे, तो आगे बढ़कर माँ और बाप के किरदार को, तरबियत के काम को भी नहीं समझ पा रहे। दुनिया भर में मटीरियलिज़म ने जिस तरीके से अपने पंजे गाड़े हैं या वो फैला है, और जिस तरीके से सारे के सारे लोग जिस तरह उनमें मटीरियलिज़म आया है, तो उसके नतीजे में ये भी हो रहा है कि एक लड़की कहती है कि मैं शादी करके अपनी कुर्बानी क्यों दूँ। इसी तरीके से हम लड़कों में देख रहे हैं, मर्दों में देख रहे हैं कि वो भी आज़ाद हैं, वो दुनिया भर घूम फिर रहे हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं, उनके पास पैसे भी होते हैं, उनके पास मसरूफियात भी होती हैं, तो वो भी शादी नहीं करना चाह रहे होते, या फिर कहते हैं अभी थोड़ा और सेट हो जाए। इसके नतीजे में क्या होता है, वो अपने गोल्डन डेज़ को, बहुत अच्छे दिनों को, कि जबकि वो ख़ुद भी इंजॉय कर सकते थे, जबकि वो बहुत अच्छे ताल्लुकात बना सकते थे, वहाँ उसको वो कमाने पर, पैसे जमा करने पर लगा देते हैं। और उसके बाद जब वो शादी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि दूसरी जानिब की जो रिक्वायरमेंट्स कुछ और होती हैं। तो ये हमारे एक ताख़ीर से शादी होने का भी जो एक मसला है, ये उसकी एक और प्रॉब्लम जो सामने आ रही है मटीरियलिज़म के नतीजे में, या मीडिया ने जिस चीज़ को बहुत ग्लैमराइज़ किया है, वो ये है कि डिमांड्स बहुत बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड है। जो कुछ ड्रामा दिखा रहा है, जो कुछ भी हमारा ड्रामा ख़ास तौर पे, क्योंकि हमारा ड्रामा जो है ना वो हमारी सोसाइटी से बहुत डिस्कनेक्ट है, वो हमारी सोसाइटी की ज़रूरियात और हमारी सोसाइटी का ठीक अक्कास नहीं है हमारे ड्रामा। इस ड्रामे ने किया ये है, इस मीडिया ने किया ये है, और आज की इस फैमिली व्लॉगिंग ने किया ये है कि औरतों के अंदर और मर्दों के अंदर जो रियलिटी है उससे आगे बढ़कर उनकी ख्वाहिशात, उनकी एक्सपेक्टेशंस को वहाँ पहुँचा दिया है।
وہ جو شوہر ہے وہ جو کچھ جس قسم کی بیوی چاہ رہا ہے وہ پاسبل نہیں ہے، اور ایک بیوی جس قسم کا شوہر چاہ رہی ہے وہ پاسبل نہیں ہے۔ لیکن چونکہ امپیکٹ آف میڈیا جو ہے، جو اس کی ہیمرنگ ہے، اس کے نتیجے میں لوگ اس کو ریئلٹی سمجھ بیٹھے ہیں، جو اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے حالات سامنے آ رہے ہیں۔ ہم ریئل لائف کے اسٹڈیز، ریئل لائف ہیروز، ہم آپ بیتیاں، ہم اپنی سوسائٹی کو بہترین لوگوں کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہم اس عارضی جو ویلاگرز اور جو ڈرامہ آرٹسٹ ہیں اور جو موویز ہیں اس کو ریئلٹی سمجھ کر اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس کو اسٹینڈرڈ مان رہے ہیں۔ تو اس اسٹینڈرڈ کے نتیجے میں پھر یہی طلاق اور خلا کے معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ میاں اور بیوی میں تعلقات کی خرابی کی وجوہات یقینی طور کے اوپر دونوں کے اہل خانہ یعنی کہ سسرال بھی ہو سکتے ہیں، دونوں کی اپنی پرسنالٹی بھی ہو سکتی ہے، فائنینشیل کرائسس بھی ہوتے ہیں، مگر ایک اور بہت بڑی وجہ جو دونوں کے درمیان وجہ تنازع بنتی ہے وہ بچے ہوتے ہیں۔ بچوں کو لے کر ماں اور باپ کے درمیان بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، چونکہ دونوں کے دونوں اپنے ان بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو باپ آ کر کہتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ بچے نے یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ ماں یہ کہتی ہے کہ کیا ساری ذمہ داری میری ہے؟ اب ہمیں اس میں کرنا کیا ہے؟ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ باپ کے ذریعے سے کیا کیا کام ہوتے ہیں اور ماں کے ذریعے کیا کیا کام ہوتے ہیں۔ بچے کی تربیت میں ماں کا کردار کیا ہے، بچے کی تربیت میں باپ کا کردار کیا ہے۔ کوئی بھی اپنے کردار کو محدود نہ کرے، ماں صرف کھانے پینے تک اور باپ سے وہ صرف کمانے تک، بلکہ باپ کے ذریعے سے بچے میں جو چیزیں خصوصیات آنی ہیں، باپ رول ماڈل ہے، اس کو وہ اپنا رول پلے کرنا ہے۔ ماں رول ماڈل ہے، ماں جو ہے نا وہ اسکل ڈیولپ کر رہی ہے، ماں بچے کی اس کی جو نفسیاتی جو اس کی ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے وہ کر رہی ہے، اس کو کرنا ہے۔ تو ہم جو بطور ماں باپ سے وہ صرف اپنی ذمہ داری کھانا پلانا کپڑے اور کیا، ہمیں تھوڑا سا اس سے بڑھ کر سمجھنا ہوگا، اور صرف اسکول پہ نہیں رہنا۔ ہم نے اپنی ذمہ داری اسکول پہ ڈال دی ہے، اسکول پہ نہیں رہنا، جاگتے رہنا، خود سے تربیت کرنا، تربیت کی سائنس کو سمجھنا، تربیت کو پہ غور و فکر کرنا، اپنے کردار کو پہچاننا، اور پھر اس کو کردار کو ادا بھی کرنا۔ اسکول بھیج کر مولوی صاحب کو بھیج کر فارغ نہیں ہو جانا ہم نے۔ دیکھیے یہ بات جو ہے نا کہ بچے بگڑ رہے ہیں، بچے بگڑ چکے ہیں، بچوں میں جو ہے نا ان کی تربیت میں کمی آ رہی ہے، اس سب کے پیچھے دراصل بچے سے پہلے خاندان کا بگاڑ ہے۔ ایک اور بات میں اگر آپ سے کہوں کہ جب ہم بچوں کی پیدائش کے معاملے پر تو ہم بہت زیادہ سوچتے بھی ہیں کہ جناب بچہ ہے تو جب پیدا ہوگا تو اس کا نام کیا رکھا جائے گا، اور ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ بچے کے لیے کپڑے کون سے ہونے چاہیے، ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ بچے کا جو ہے نا وہ اسکول کون سا ہوگا۔ لیکن اس سے بہت پہلے جب کہ ابھی شادی ہوئی ہوتی ہے تو اس مرحلے کے اوپر جو ابھی تو ماں باپ نہیں ہوتے نا، ابھی تو وہ شوہر اور بیوی ہوتے ہیں، وہ اس مرحلے پہ یہ نہیں سوچتے کہ ان لوگوں کے اپنی شخصیت کے اثرات، ان کے اپنے پورے کے پورے اس ماحول کے، اپنے گھرانے کے اثرات آئندہ آنے والے دنوں ان کے بچے پہ کیا پڑیں گے۔ بچوں کی کامیابی، بچے کامیاب کیسے بنے، اس کا انحصار صرف اس بنیاد پہ نہیں کہ کل بچہ کسی اسکول میں ہوگا، بلکہ اس کا انحصار اس بات کے اوپر بھی ہے کہ کل جو بچے کی کامیابی ہے اس سے پہلے گزشتہ کل میں یہ جو ایک خاندان بنا تھا، اس خاندان کے بنتے وقت کون سے عوامل سامنے تھے۔ مگر شادی سے قبل نہ تو لڑکے کو نہ ہی لڑکی کو ہم اس بڑے مقصد کے لیے کوئی بات کر پاتے ہیں۔ جب شادی سے وہ صرف دو لوگوں کے درمیان میں اپنی انفرادی ذاتی ضروریات پورے کرنے کا ایک مقصد قرار پاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بہت معمولی باتوں کے اوپر رشتے ختم ہو رہے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے۔ دوسری جانب یہ ہو رہا ہے کہ بچوں کی پیدائش کے بعد ان بچوں کے آگے جا کر تربیت کے مسائل بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ماں یہ سوچ رہی ہے کہ میں نے بچے کو تیار کر کے اسکول بھیج دیا، جب واپس آیا تو اس کو میں نے نہلا دھلا کے تیار کر کے شام میں کوئی نظر بٹو لگا کے تیار کر کے بٹھا دیا کہ باپ آئے گا تو بچہ تیار ہو، میرا کام یہ ہے۔ باپ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے آمدنی میں اضافہ کروں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ بچوں کی ضروریات، ان کے کپڑے، ان کے جوتے، ان کے کھلونے، ان کے اسکول کی فیس، یہ سب افورڈ کر سکوں۔ اور اچھا باپ تو گویا وہی ہوتا ہے جو ان کو مہنگے کپڑے پہنا رہا ہے۔ بچہ، اس کی تربیت، یہ ہمارے سامنے مقصد قرار ہی نہیں پاتا ہے، اور یہ سارا کا سارا جو لوڈ ہوتا ہے کہ بچہ کل کامیاب انسان بنے، یہ ماں باپ پر، باپ ماں پر، دونوں مل کر اسکول پر، اسکول واپس ماں باپ پر، اور بچہ گویا پنگ پونگ کی گیند ہے، کوئی بیڈمنٹن کی شٹل کاک ہے جو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر چل رہا ہے، اور کوئی بھی اپنی ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔